In this video, I am going to discuss Section 125 of Criminal Procedure Code 1973, Order for Maintenance of Wives, Children and Parents। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 125 ऑफ CRPC, Order for Maintenance of Wives, Children and Parents। Order for Maintenance of Wives, Children and Parents, सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है वो देख लेते हैं। If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, if any person, यहाँ any person में कौन कौन सा व्यक्ति आता है उसे देख लेते हैं। Any person includes father, son, husband, but does not include mother, daughter and wife. Sometime married daughter is also included in any person. Okay, तो any person में कौन कौन आते हैं? फादर आते हैं, सन आते हैं और हस्बैंड आते हैं। अगर फादर अपने बेटे को मेंटेनेंस नहीं देता है तो बेटा क्या कर सकता है, वो फादर के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकता है। या फिर सन जो है अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो उनका पेरेंट्स जो है, चाहे वो फादर हो या मदर हो, वो मेंटेनेंस का केस कर सकता है अपने सन के अगेंस्ट में। या फिर हस्बैंड अपने वाइफ को अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो वाइफ जो है वो भी मेंटेनेंस का केस अपने हस्बैंड के ऊपर कर सकता है। तो सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1A क्या कहता है? His wife unable to maintain herself. If any person having sufficient means neglect or refuses to maintain, his wife unable to maintain herself. मतलब मान लीजिए कोई हस्बैंड है, वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या मेंटेनेंस देने से नेगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, और उसका वाइफ जो है वो खुद को मेंटेन करने लायक नहीं है। इन डैट केस जो है हस्बैंड को अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। इस केस में वाइफ क्या कर सकती है, वो हस्बैंड के ऊपर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1A के तहत मेंटेनेंस का केस कर सकती है। बी में क्या है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। लेजिटिमेट चाइल्ड हो या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, चाहे वो मैरिड हो या फिर सिंगल हो, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और इस केस में उनका जो फादर है वो उसे मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, मेंटेनेंस का केस जो है अपने फादर के अगेंस्ट में कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर इनका ग्राउंड्स जेन्युइन रहा, इनका ग्राउंड ठीक रहा, तो मजिस्ट्रेट जो है मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सी में क्या है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेकिन इसमें मैरिड डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। हु हैज़ अटेन मेजोरिटी, जो मेजर हो चुका है। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। मतलब ये जो चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, वो ये क्या है, ये मेजर हो चुका है। मीन्स इसका जो एज है वो 18 प्लस हो चुका है, लेकिन ये जो बच्चा है वो क्या है, एबनॉर्मल है, फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मल व्यक्ति है। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इन डैट केस जो है इनके फादर को जो है मेंटेनेंस देना होगा। अगर उनका फादर जो है वो मेंटेनेंस देने से नेगलेक्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है तो इन डैट केस ये जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, वो मेंटेनेंस के लिए केस कर सकता है एज पर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1C के तहत। ओके, डी में क्या है? हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फादर हो या फिर मदर हो, वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है या खुद को मेंटेन करने लायक नहीं है, और इस केस में उनका जो सन है वो उसे मेंटेनेंस देने से नेगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इन डैट केस जो है फादर या फिर मदर जो है वो मेंटेनेंस के लिए केस कर सकता है। यहाँ पे मैरिड डॉटर भी, अभी नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें मैरिड डॉटर भी इंक्लूड है। अगर कोई मैरिड डॉटर है और उनका कोई जो फादर या मदर जो है उनका कोई लड़का नहीं है, उनका सिर्फ एक बेटी है जो कि मैरिड हो चुका है, तो इस केस में वो मैरिड डॉटर भी मेंटेनेंस देगी अपने फादर को। अगर वो मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है तो उनका फादर या मदर जो है वो मेंटेनेंस का केस जो है अपने मैरिड डॉटर के अगेंस्ट में वो कर सकते हैं। A magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal under such person, to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। अब किसी ने सोच लिया मेंटेनेंस का एप्लीकेशन किया कोर्ट में, अब कोर्ट में एप्लीकेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को उनका एप्लीकेशन
जेन्युइन लगा, ठीक लगा, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attain her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means। क्लॉज बी में क्या दिया गया था, सेक्शन 125 का क्लॉज सबसेक्शन 1 बी में क्या दिया गया, ही इज़ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो या फिर इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, चाहे वो मैरिड हो या फिर ना हो, वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उनका जो पेरेंट्स है उसे मेंटेनेंस देना होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई फीमेल माइनर चाइल्ड है, ओके, और इस केस में जो है उनके फादर को जो है उसे मेंटेनेंस देना होगा जब तक कि ये फीमेल माइनर चाइल्ड मेजर ना हो जाए। और ये मेजर होने के पहले अगर ये शादी कर लेती है तो इस केस में अगर इनका हस्बैंड जो है अगर वो सफिशिएंट मीन्स नहीं है उनके पास, वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो इनका जो फादर है उसे अपने लड़की को मेंटेनेंस देना होगा जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाती है। ओके, provided further that the magistrate may during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। अब मान लीजिए किसी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, मान लीजिए वाइफ ने ही केस फाइल किया कोर्ट में। अब कोर्ट में जब केस फाइल होता है, फाइल होने के बाद ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के दौरान उसके बाद जजमेंट होता है, तो ट्रायल चलने के दौरान ही मजिस्ट्रेट जो है वो इंट्री मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकती है कि जब तक केस चल रहा है आपको इतना सम एक अमाउंट दे देगी कि इस अमाउंट में आपको मेंटेनेंस देना है, और जब डिसीजन हो जाएगा, जब जजमेंट या ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर के बाद जो अमाउंट फिक्स होगा वो अमाउंट आपको देना होगा। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट भी मजिस्ट्रेट जो है वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकती है। प्रोवाइडेड ऑल्सो that an application for the monthly allowance for the entry maintenance and the expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 16 days from the date of the service of notice of the application to such person। नोटिस सर्व हो जाने के बाद, ये जो एप्लीकेशन का नोटिस सर्व हो जाने के 16 डेज़ के भीतर एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाना होगा। ओके, एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा। एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे माइनर का क्या मतलब होता है? माइनर मीन्स द पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजोरिटी। माइनर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 अभी तक मेजर नहीं हुआ है। मीन्स जिस व्यक्ति का एज जो है वो 18 साल नहीं हुआ है वो व्यक्ति क्या है? माइनर है। अगर 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो क्या होगा? मेजर होगा। 18 के नीचे जितने भी है वो क्या होगा? माइनर होगा। तो वो व्यक्ति जो एज़ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट अभी तक मेजर नहीं हुआ है वो क्या होंगे? माइनर होंगे। ओके, वाइफ का क्या मतलब होता है? वाइफ इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स बाय और हैज़ ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। वाइफ का मतलब होता है वो औरत जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुका है और डिवोर्स लेने के बाद जो है वो दूसरी शादी नहीं की है, तो ऐसे औरत को क्या बोलेंगे? वाइफ बोलेंगे। ओके, तो सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है उसे देख लेते हैं। ये सबसेक्शन 2 है। एनी सच अलायंस फॉर द मेंटेनेंस और एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया या फिर एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो गया है, तो ये पेमेंट कब होगा? ये जब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के ऑर्डर डेट से ही ये पेएबल होगा। ओके, देना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी। ओके, मीन्स ऑर्डर के बाद से ही मेंटेनेंस देना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स देना होगा मेंटेनेंस आपको। If any person so order fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may
फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, मान लीजिए वाइफ ने मेंटेनेंस का केस किया था हस्बैंड के अगेंस्ट में। अब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया हस्बैंड को कि आप जो है 25,000 पर मंथ वाइफ को आपको देना होगा। अब ये क्या कर रहा है हस्बैंड, ये अपने वाइफ को 25,000 पर मंथ नहीं दे रहा है, देने से इनकार कर दिया, बोला मैं मेंटेनेंस को मानूंगा नहीं, इस ऑर्डर को मानूंगा नहीं और मैं मेंटेनेंस दूंगा नहीं। अगर वो देने से इनकार करता है तो इन डैट केस कोर्ट क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को ब्रीच किया जाएगा तो इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो वारंट इशू कर सकती है, फाइन लगा सकती है, एंड मे सेंटेंस सच पर्सन, और उसे जेल भी कर सकती है फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ, होल मंथ के लिए या फिर any part of each month. Okay, allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month, जिसमें एक महीने तक का सजा भी है, और until payment if sooner made, या जब तक वो पेमेंट नहीं देता है तब तक वो जेल में रहेगा। ओके, तो मान लीजिए हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो अगर उसे आज अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो कल पेमेंट कर दे रहा है तो वो रिलीज हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू। मीन्स अगर किसी का मेंटेनेंस ड्यू है तो 1 साल के अंदर ही उसे कोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मुझे जो है मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। अगर वो 1 साल के बाद जाके कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहा है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट जो है उनके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशंस ऑफ हर living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। मान लीजिए जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड जो है अपने वाइफ को बोल रहा है कि आप मेरे साथ आकर रहिए, लेकिन वाइफ जो है वो रहने से इनकार कर ले रही है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगा, और वो मजिस्ट्रेट के सामने जो ग्राउंड्स दे रही है वो ग्राउंड्स जो है मजिस्ट्रेट को सही लग रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकती है। इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। इस केस में बताया गया है कि अगर कोई हस्बैंड वो किसी दूसरी औरत को रखती है तो इस केस में वाइफ जो है उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है। ओके, और इस ग्राउंड पे अगर वाइफ जो है वो मेंटेनेंस का केस करती है तो मजिस्ट्रेट जो है उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर देगी। ओके, सेक्शन 125 क्लॉज 4, no wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। कोई वाइफ जो है उससे जो है वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर वो वाइफ जो है वो अडल्ट्री में है, या फिर वो बिना सफिशिएंट रीज़न से अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही है, या फिर वो अपने म्यूचुअल कंसेंट से हस्बैंड से अलग होकर रह रही है। तो इन डैट केस जो है ऐसे वाइफ को जो है वो मेंटेनेंस या इंट्रीम मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। 5 क्या है, सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड। मान लीजिए किसी वाइफ के फेवर में ऑर्डर हो गया है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत, इन लिविंग इन अडल्ट्री, और वो अडल्ट्री में है, या फिर और डैट विदाउट सफिशिएंट रीजन सी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड, या बिना सफिशिएंट रीजन वो अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही है, और डैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या वो अपने म्यूचुअल कंसेंट से अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही है। इस केस में मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर किया था मेंटेनेंस के लिए उस ऑर्डर को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। ओके, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। ओके, ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन लिविंग इन अडल्ट्री और डैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। okay, इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है, सविता बेन
शोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या हुआ था, व्हेन द हस्बैंड हैड ड्यूप्ड द सेकेंड वाइफ बाय नॉट रिवेलिंग टू हर द फैक्ट ऑफ हिज अर्लियर मैरिज। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड ने अपने वाइफ से ये छुपाया था कि वो ऑलरेडी वो मैरिड है, ओके और वो ऑलरेडी मैरिड होते हुए भी वो उसने क्या किया था, उसने वो सेकेंड मैरिज कर लिया था। तो इस केस में अगर सेकेंड वाइफ जो है वो मेंटेनेंस का केस करता है तो सेकेंड वाइफ को जो है मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि इसमें सेकेंड वाइफ का कोई गलती नहीं है। हस्बैंड जो है वो अपने सेकेंड वाइफ से छुपा कर दूसरा शादी किया था, तो इसमें हस्बैंड की गलती है, वाइफ की कोई गलती नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था दैट इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द हस्बैंड कैन नॉट डिनाई मेंटेनेंस टू हिज सेकेंड वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC। ही कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। ओके, इसमें गलती जो हस्बैंड क्या है तो वो अपने इस गलती का एडवांटेज नहीं ले सकता है। इस केस में जो है हस्बैंड को अपने सेकेंड वाइफ को जो है मेंटेनेंस देना होगा। बाय रेजिंग द कंटेंशन दैट such second marriage during the subsistence of his first marriage being void under the Hindu Marriage Act 1955, the second wife was not entitled to maintenance as she was not his legally wedded wife. Yashin Bhai versus Rijwan Banu। इस केस में क्या हुआ था, it has been held that in a case where the child on account of physical disability is unable to maintain himself even if he attains majority, the case would be covered under the provisions of Section 125 subsection 1C of CRPC, and the court would be within its power to order maintenance if it was satisfied that there is neglect to maintain the child। इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बच्चा है वो फिजिकल डिसेबल है, ओके और वो मेजर भी हो चुका है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में उनका जो फादर है, उनका जो पेरेंट है, उसे जो है मेंटेनेंस देना होगा। वो मेंटेनेंस देने से नेगलेक्ट नहीं करता है, नहीं कर सकते हैं, और इस केस में जो है मजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर करना होगा। ओके, तो इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इन ए केस वेयर द चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, सिंस यहाँ पे बच्चा जो है वो फिजिकल डिसेबल है, इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, इस कारण से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और ये जो बच्चा है वो क्या है, मेजर भी है, इवन ही अटेंस मेजोरिटी, द केस वुड बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 सबसेक्शन 1C के तहत ये आ रहा है केस। द कोर्ट वुड बी विद इन इट्स पावर to order maintenance if it was satisfied that there is neglect to maintain the child। अगर चाइल्ड को मेंटेनेंस देने से नेगलेक्ट किया जा रहा है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है, तो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर डेफिनेटली करेगी। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।